हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टाक, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, फर्स्ट ईयर की माइकोलॉजी की इस क्लास में आज हम फंगस जीनस एल्बुगो के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछली वीडियो में हमने एलिक्सोपोलस एंड मीम्स का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जो कि 1979 में दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग फंजाई को एक अलग ही किंगडम में रखा गया था माइसिटी के अंदर। तो आज हम एल्बुगो के बारे में पढ़ेंगे। इसके पार्ट 1 के अंतर्गत हम इसका अकरेंस, इसकी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, इसके सिम्टम्स और इसकी स्पीसीज के बारे में और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फंगस जीनस एल्बुगो, जैसा कि आपको पता है कि एल्बुगो एक प्रकार की फंगस है, ये एक प्रकार की फफूंद या कवक है। तो ये डिजीज कॉज करती है। तो ये क्योंकि ऑब्लिगेट प्लांट पैरासाइट है, तो इसमें जब ये डिजीज कॉज करता है तो कई प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो मुख्यतः इसमें ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसकी मैंने पिक्चर लगाई है। तो ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है सरसों की लीफ के ऊपर, ये आपको वाइट पैचेस दिखाई दे रहे हैं। दीज आर द सिम्टम्स विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ दिस फंजाई। और ये भी आपको पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें आपको क्लियर ये वाइट पस्टूल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसको वाइट ब्लिस्टर्स ऑफ क्रूसिफर कहा जाता है। और ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज द हाइपरट्रॉफी, जो कि इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न होने वाला लक्षण है। अब हम इसका डिटेल में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम इस फंगस अर्थात एल्बुगो का वर्गीकरण पढ़ते हैं। यहाँ हम एलिक्सोपोलस एंड मीम्स 1979 का क्लासिफिकेशन फॉलो करेंगे। इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो फंजाई है उसको क्योंकि किंगडम माइसिटी में रखा गया है और इसका डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटा है। इसका सब डिवीजन डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना अर्थात एल्बुगो सब डिवीजन डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना के अंतर्गत आती है। उसके अंदर क्लास है ओमाइसिटीज और ऑर्डर है इसका पेरनोस्पोरेल्स। इसके अंदर एक फैमिली है ये एल्बुजिनेसी और इसका एक जीनस है एल्बुगो और उसकी 50 से ज़्यादा अभी तक स्पीसीज रिपोर्टेड है। हम इसके यहाँ पर मुख्यतः एल्बुगो कैंडिडा के बारे में अध्ययन करेंगे। ये तो हुआ एलिक्सोपोलस एंड मीम्स के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन, लेकिन थोड़ा मैं आपको इसके नए क्लासिफिकेशन के बारे में अपडेट कर दूं। यहाँ पर कुछ माइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो ओमाइसिटीज है इसके कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण हैं जो कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर हैं, उसके कारण इसे वास्तविक फंजाई मानने की बजाय हम इसे रंगहीन शैवाल माने तो ज़्यादा बेहतर होगा। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि जो ओमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं उनके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसी संरचना या ऐसे उनके कैरेक्टर्स हैं जिसके आधार पर हम उसे शैवाल माने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस फ़र्क ये है कि शैवाल और फंजाई में क्या फ़र्क होता है कि शैवाल अर्थात एल्गी में वो ग्रीन होती है, कलर्ड होती है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। लेकिन जो फंजाई है उनके अंदर कवकों में कोई भी क्लोरोफिल या पिगमेंट नहीं पाया जाता, इसलिए ये परपोषी होती है, अपना खाना स्वयं नहीं बना सकती, उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। इस एक करेक्टर के सिवाय बाकी इस जो एल्बुजिनेसी है इस फैमिली के सारे कैरेक्टर्स अर्थात ओमाइसिटीज के मेंबर्स के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो मुख्यतः शैवाल से मिलते जुलते हैं अर्थात पादप से मिलते जुलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम माने तो इसमें जो सेल्वॉल होती है ओमाइसिटीज के अंदर, एल्बुजिनेसी के अंदर, वो सेल्यूलोज एंड बीटा ग्लूकान की बनी होती है, जबकि जो ट्रू फंजाई है उसके अंदर सेल्वॉल काइटिन की बनी हुई होती है अर्थात इसमें काइटिन की सेल वॉल नहीं होती है। तो ये कैरेक्टर है जिसकी वजह से इसको फंजाई मानना अनुचित होगा। दूसरा, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एल्ग्रोस्टिरियोल की जगह फाइटोस्टिरियोल पाया जाता है, जो कि अगेन एक प्लांट का कैरेक्टर है। देन इसकी माइसिलियम एसेप्टेट होती है और इसमें हाइफा में डिप्लॉयड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो और इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ट्यूबुलर क्रिस्टी पाई जाती है, जबकि प्लांट में जबकि जो दूसरी है उसमें प्लेट लाइक क्रिस्टी पाई जाती है। तो इन कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर ओमाइसिटीज के मेंबर्स को रंगहीन शैवाल कहना ज़्यादा उचित होगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर एलिक्सोपोलस और मीम्स का ही क्लासिफिकेशन फॉलो करेंगे, तो उसके अंतर्गत हम इसे
किंगडम माइसिटी अर्थात फंजाई के अंतर्गत ही इसको पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अकरेंस एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, अर्थात इसका प्राप्ति स्थल और उसके आर्थिक महत्व के बारे में। एल्बुगो शब्द, इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो एल्बस, एक लैटिन भाषा का शब्द है, उससे हुआ है। एल्बस का इंग्लिश मीनिंग होता है वाइट, और इसका नाम इसलिए वाइट, ये एल्बुगो इसलिए रखा क्योंकि इसका जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो इसमें लीफ की सरफेस के ऊपर वाइट पस्टूल्स या पैचेस बन जाते हैं, इसलिए इसे एल्बुगो कहा गया है। और यह एल्बुजिनेसी जो फैमिली है उसका एक सिंगल मात्र जीनस है, और इसके अंतर्गत, इस एल्बुगो जीनस के अंतर्गत अभी तक 50 से भी ज़्यादा स्पीसीज रिपोर्टेड है। और ये एक प्रकार से ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब मैंने पहले आपको बताया था कि पूर्ण परजीवी। पूर्ण परजीवी का मतलब हुआ कि इसको जिंदा रहने के लिए, इसको पोषण प्राप्त करने के लिए किसी लिविंग होस्ट पर ही रह सकता है। ये इसको कल्चर नहीं किया जा सकता है। तो ये पूर्ण रूप से परजीवी है, और डिफरेंट प्रकार की जो प्लांट फैमिलीज है जैसे कि ब्रेसिकेसी, एस्टरेसी, कन्वोल्वुलेसी, एक्केंथेसी एंड एमरेंथेसी, इन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर ये वाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है। और मुख्यतः यह ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर्स को इन्फेक्ट करता है। और इस एल्बुगो से जो डिजीज पैदा होती है उसका नाम है वाइट रस्ट डिजीज या वाइट ब्लिस्टर्स डिजीज कहते हैं उसको। और मुख्यतः ये जो ब्रेसिकेसी फैमिली है उसके जो मेंबर्स है जैसे कि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों जिसमें है, रेफेनस सटाइवस मूली, ब्रेसिका जनसिया, ब्रेसिका ओलिराशा की जो वैरायटी कैपिटाटा एंड बोटाइटिस जिसको हम बंद गोभी और पत्ता गोभी, मतलब पत्ता गोभी और फूल गोभी कहते हैं वो। तो उन सब जो ब्रेसिकेसी के मेंबर्स है इसमें ये मुख्य रूप से डिजीज कॉज करता है जिसका नाम वाइट रस्ट डिजीज है। और सरसों के प्रोडक्शन में इस डिजीज से बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो ये ग्रेटली इफेक्ट करती है सरसों के प्रोडक्शन को। तो ये तो बात हुई हमारी एल्बुगो की अकरेंस कहाँ कहाँ पाया, किस प्रकार से ये डिजीज, क्या मतलब क्या इसके आर्थिक महत्व है, और ये कौन सी फैमिलीज के मेंबर को इन्फेक्ट करता है। अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में इसका अध्ययन करते हैं। इसके लक्षण, जब ये फंगस प्लांट को इन्फेक्ट करती है, प्लांट पे अटैक करती है, तो किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न करती है उसके बारे में देखते हैं। तो वैसे तो ये जो पैथोजन है, पैथोजन का मतलब हुआ कि डिजीज को कॉज करने वाला, डिजीज का कारक, तो इसको, इस बीमारी को उत्पन्न करने वाला कारक। तो ये पैथोजन जब जो प्लांट को अटैक करता है तो ये अबव ग्राउंड पार्ट सबको इन्फेक्ट कर सकता है, मुख्यतः लीफ और इन्फ्लोरेसेंस पार्ट को इफेक्ट करता है। और इसमें इन्फेक्शन स्टोमेटा, रंध्रों के द्वारा एंटर होता है। रंध्र के द्वारा इसका जो, जब स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो जर्म ट्यूब जो होती है वो स्टोमेटा के जो छिद्र होते हैं, स्टोमेटा जो छिद्र है उससे ये होस्ट टिश्यू में एंटर करता है। और यह डिजीज, ये जो एल्बुगो है इसमें ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही पाया जाता है, अर्थात लैंगिक जनन और एवं अलैंगिक जनन दोनों ही पाया जाता है। तो इसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों के द्वारा कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये जो लक्षण है वो सरसों की लीफ का एक पिक्चर दिखाया है जिसमें कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उत्पन्न वाले लक्षणों को दिखाया है। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, इसके अंदर इसकी लीफ की मुख्यतः जो लोअर सरफेस होती है, बाद में तो अपर सीवियर इन्फेक्शन में तो ये अपर सरफेस पे भी इन्फेक्शन कॉज करता है। तो लीफ की लोअर सरफेस पे और दूसरे एरियल पार्ट्स जो प्लांट के हैं उसके ऊपर ये छोटे छोटे वाइट पस्टूल्स बना देता है, वाइट पैचेस बना देता है। और ये जो वाइट पैचेस होते हैं असल में क्या है, ये वाइट पैचेस दीज आर द कोनिडिया, जो कि इसके एक प्रकार के स्पोर होते हैं और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं। तो अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसको। तो लीफ की सरफेस पे खूब सारे ये कोनिडिया एपिडर्मिस फट जाती है सीवियर इन्फेक्शन में, और ये सारे जो कोनिडिया होते हैं वो ऊपर की तरफ लीफ की सरफेस पे आके ऐसे गोल गोल पस्टूल्स बना देते हैं। तो ये एक प्रकार का इसका सिम्टम्स है, और इसीलिए इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली डिजीज का नाम क्या रखा गया है, वाइट ब्लिस्टर्स। पहले इसको वाइट रस्ट कहा जाता था, लेकिन रस्ट का मतलब तो होता है जंग, और जंग का कलर कैसा होता है, भूरा होता है, ब्राउन होता है। लेकिन ये जो सिम्टम है तो वाइट है, इसलिए इसका जो नया नाम है वो वाइट ब्लिस्टर्स कहलाता है, वाइट ब्लिस्टर डिजीज इसको कहते हैं।
तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, जो कि पाउडरी मास के रूप में ये लीफ के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और ये वाइट पस्ट्यूल्स के रूप में दिखाई देते हैं। दूसरा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फिर जब स्थिति बढ़ जाती है इन्फेक्शन की, तो सीवियर इन्फेक्शन होता है, तो जो इसकी जो माइसीलियम होते हैं, कवक तंतु जो होते हैं, वह और अंदर की तरफ लीव्स के बाद में अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाते हैं, स्टेम पे पहुंच जाते हैं। स्टेम से पहुंच के धीरे धीरे ये फिर ये फ्लावर पे पहुंच जाते हैं, और जो इन्फ्लोरेसेंस पार्ट है, इसका पुष्पक्रम पार्ट है, वहां पर ये सीवियर इन्फेक्शन करते हैं। तो उस समय ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज में आ जाते हैं, और मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है, इसमें एंथिडियम और oogonia का डेवलपमेंट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो इसके लक्षण है वो ये है कि इसमें एक तो जो फ्लावर की जो बर्ड्स है वो अतिवृद्धि के रूप में हो जाती है, अर्थात माल फॉर्मेशन हो जाता है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फ्लोरल पार्ट्स हो जाती है जिसे हम हाइपोट्रॉफी कहते हैं, डिसकलरेशन ऑफ फ्लावर्स हो जाता है, और जो फ्रूट पॉड बनती है वो डीफॉर्म विकृत प्रकार की इसमें फ्रूट पॉड बनने लग जाती है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक इन्फ्लोरेसेंस का ये डाली है, अर्थात ये इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट दिखाया है जिसमें ये नॉर्मल फ्लावर और सीड सेटिंग न होती है, नॉर्मल फ्रूट पॉड न बन करके इसमें हर टिश्यू में अतिवृद्धि हो गई है, टिश्यू की एक्सेसिव सेल की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, जिससे हर पार्ट मोटा थिक फ्लैशी हो जाता है, और सीड सेटिंग भी इसमें नहीं होती। तो आप ये देख रहे हैं कि एक एबनॉर्मल इसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो इस सिम्टम को हम स्टैगर हेड भी कहते हैं, और ये हाइपरट्रॉफी भी कहलाता है। तो ये तो इसके सिम्टम्स के बारे में, जो कि ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं। अब हम इसके कायिक स्ट्रक्चर के बारे में, अर्थात सोमेटिक संरचना के बारे में इसका अध्ययन करते हैं। इसका जो सोमेटिक थैलस है, अर्थात जो कायिक सुकाय है, वह उसमें जो माइसीलियम होते हैं, द माइसीलियम ये एसेप्टेड प्रकार के होते हैं, अर्थात पट्टविहीन होते हैं, सिनोसाइटिक होते हैं, संकोशिकी होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड बहुकोशिकी होते हैं, और ब्रांच हाइफी होते हैं। और जब ये इन्फेक्शन करता है किसी होस्ट टिश्यू के अंदर, तो जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है, अर्थात दो सेल के बीच में जो स्पेसेस होती है, वहां पर इसका माइसीलियम ग्रो करता है, रेमिफाई करता है, फ्लरिश करता है इन्फेक्शन के दौरान। फिर जब ये इन्फेक्शन करता है तो उसको खाना तो लेना होता है, ये भोजन तो चाहिए। तो जो सेल होती है उसके अंदर ये अपनी ब्रांचेस से कुछ छोटे छोटे स्फेरिकल नॉब लाइक चूष्कांग उत्पन्न करता है, जो कि सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं, और उसके द्वारा इन चूष्कांग जो कि स्फेरिकल या नॉब लाइक है, उसके द्वारा ये अपना होस्ट सेल से पोषण प्राप्त करता है। अगेन इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो कि अभी आपको मैंने बताया था कि इसकी जो सेल वॉल होती है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस फैमिली, दिस oomacetes। तो इसके अंदर सेल वॉल काइटिन की न बनी होकर के सेल्यूलोज की बनी होती है, और प्रोटोप्लास्ट इसका दानेदार ग्रैन्युलर होता है, उसमें खूब सारे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है, ऑयल ग्लोब्यूल्स पाया जाता है, एंड डिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। तो ये एक हाइफा का स्ट्रक्चर दिखाया है जिसमें ये बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इसमें कोई सेप्टम नहीं दिखाई दे रहा है आपको। तो ये पट्टविहीन प्रकार का माइसीलियम होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इसमें इस प्रकार से चूष्कांग बन जाते हैं, ऐसे गोल बटन की तरह इसमें चूष्कांग बन जाते हैं। मैं आपको बना के बताती हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये माइसीलियम आ रहा है और ये इंटरसेल्यूलर स्पेस में ग्रो करता है, तो ये सेल में ये इस प्रकार से ये एक होस्ट की सेल हो गई, फिर ये और दूसरी होस्ट की सेल हो गई है उसी पास में, तो ये चूष्कांग बना देते हैं इनके अंदर, और उस प्रकार फिर उससे अपना ये भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये नॉब लाइक चूष्कांग मैंने बना के बताए हैं आपको। तो दीज आर होस्टोरिया, जो जिसके द्वारा ये होस्ट सेल से अपना खाना प्राप्त करते हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली लेक्चर में हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।